राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल सब आनंद मंगल हो। देखो आपका बायोलॉजी का एक और टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिया शानदार तरीके से, न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए को अपन ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। और आपने कल देखा कि किस प्रकार से सेंट्रल डोग्मा स्कीम जिसे कहा गया, उससे आपने डीएनए से क्या क्या किसका निर्माण किया, आपने प्रोटीन का निर्माण किया। ठीक है, इसके अलावा आज जो पढ़ेंगे दोस्तों, अगला जो आपका टॉपिक है सिलेबस में वो है आनुवंशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां। देखो एलडीसी और सीईटी जो 12th बेस में उसमें ये टॉपिक है, बहुत जबरदस्त तरीके का देखो यहां पर इन्होंने बोर्ड ने काम में लिया। जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने देखो कितना दिमाग से काम लिया कि इसने ऐसी चीज दे दी कि उसमें आपको सारी आनुवंशिकी पढ़नी पड़ेगी। रीजन अब क्या होगा कि महत्वपूर्ण शब्दावली, अब आनुवंशिकी संबंधी इसके ज्यादातर क्या आते हैं मेंडल, और फिर इसके बाद में दे दिया मेंडल के नियम। ठीक, अब नियम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उसके जो भी अपवाद होंगे वो भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब शब्दावलियां दी गई है तो हर प्रकार के शब्द जो इसमें काम में लिए गए उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा अपने को बिल्कुल हर प्रकार से टच करना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं टच करना पड़ेगा शब्दावलियां, लेकिन उसके डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन हर चीज में आपको पढ़ा दूंगा कि आनुवंशिकी से वहां से प्रश्न आने की संभावना नीलबटा सन्नाटा रह जाएगी। आगे बात समझ में, यानी कुछ भी बाहर नहीं आएगा, कहने का मतलब सब कुछ अपने में से ही आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहली बात करते हैं आनुवंशिकी से महत्वपूर्ण शब्दावलियां। तो सबसे पहले देखते हैं कि आनुवंशिकी कि जेनेटिक्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स कहते किसे हैं आप तो सबसे पहले बताइए। तो जेनेटिक्स सबसे पहले है क्या भाई, दानव है, भूत है, प्रेत है, क्या है? नहीं भाई, जेनेटिक्स एक प्रकार की क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की एक शाखा है साहब, विज्ञान की एक शाखा है। कौन है? जेनेटिक्स, यानी एक प्रकार की जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपकी फिजिक्स इस प्रकार की होती है, वैसे ही जेनेटिक्स जो क्या है, आनुवंशिकी एक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंदर जैसे आपने भौतिक विज्ञान में भौतिक वस्तुओं के बारे में जानकारी देखी, बायोलॉजी में जीव जंतुओं पेड़ पौधों के बारे में आप देखते हो। इसी प्रकार से आनुवंशिकी में अपन क्या पढ़ते हैं, आनुवंशिकी में पढ़ते हैं अपन आनुवंशिकता के बारे में, हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ठीक, और विभिन्नता की विभिन्नता, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। किसके बारे में पढ़ते हैं? आनुवंशिकता और विभिन्नता, यानी जिस ऐसी विज्ञान की शाखा जिसके अंदर अपन आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और विभिन्नताओं के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो कौन सी शाखा होती है? आनुवंशिकी शाखा होती है, यानी जेनेटिक्स शाखा ये कहलाती है। आगे बात समझ में क्या कहलाती है? ये जेनेटिक्स शाखा कहलाती है। अब आनुवंशिकता है क्या भाई, आप सब जानते हो आनुवंशिकता है क्या। तो आप पढ़ के आए हो अब तक तो समझ गए होंगे, जिन पढ़ा दिया मैंने आपको, गुणसूत्र पढ़ा दिया, तो एक शब्द आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। जैसे पिताजी लंबे हैं तो बेटे का भी संभावना बढ़ जाती है कि वो लंबा होगा, माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होने की संभावना बढ़ जाती है, यदि माता और पिता दोनों की आंखें काली है तो बच्चे की आंखें काली होने की संभावना भी वहां पर बढ़ जाती है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। और इन्हीं आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो क्रिया है वो कहलाती है आनुवंशिकता। यानी आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आपका आनुवंशिकता कहलाता है। विभिन्नता, जब ये आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो बिल्कुल माता पिता जैसे बच्चे होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। यानी पिताजी की थोड़ी सी शक्ल डिफरेंट आती है, बच्चे की थोड़ी सी अलग आती है, भले वो एक केवल, और अगर मान लिया जाए कि आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं, आपको पता है जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं। देखो अगर जुड़वा की बात की जाए तो देखो माता में क्या होता है कि दो ओवरी होती है, यानी अंडाशय दो होते हैं, यानी एक महीने एक अंडाशय से दूसरे महीने दूसरे अंडाशय से ओवम रिलीज होता है। ठीक, यानी अंडाणु रिलीज होता है, और इन्हीं अंडाणु और मनुष्य मानव से यानी नर से आया हुआ शुक्राणु मिलता है, तब आगे बच्चे की प्रक्रिया शुरू होती है, आप सब जानते हो। तो मान लो ये फर्स्ट ओवेरी है, इससे मान लो ओवम रिलीज हुआ, और इधर अगर बात करते हैं सेकंड ओवरी से अगले महीने होगा ना कुल मिला के। तो अगर मान लो बहुत सारी बार क्या हो जाता है कि मान लो दोनों ओवरी से अगर बच्चा ओवम रिलीज हो गया और दोनों को स्पर्म मिल गया तो दो बच्चे हो जाएंगे, लेकिन दोनों जगह अंडे अलग हैं तो उनकी शक्ल मिलती नहीं है, दोनों में अलग अलग गुण होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मान लो किसी भी ओवरी से मान लो ओवम निकला
और इसमें स्पर्म इसको मिल गया, यानी फिर बन जाएगा जाइगोट, यानी आगे जाके वो भ्रूण का विकास होगा, फिर बच्चा बनेगा ना। तो इस प्रकार से जो जाइगोट बना दोस्तों, यानी युग्मनज जो बना, फिर ये जाके बच्चा बनता है। अगर ये इस कंडीशन से पहले, जाइगोट बनने से पहले, सॉरी जाइगोट बनने के बाद में इसमें कई सारे विभाजन होते हैं। ये मान लो जाइगोट बना दोस्तों, इसमें कई बार विभाजन होता है, 16 विभाजन, 64 विभाजन, इस प्रकार की मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, अलग अलग अवस्थाएं आती है। तो इनमें विदलन यानी क्लीवेज जो क्रिया होती है विभाजन के माध्यम से। अगर मान लो कई बार क्या होता है कि ये जो एक जाइगोट होता है, अब ये देखो कुल मिला के एक चीज हो गई, इससे दो, अगर दो टुकड़े बन जाते हैं दोस्तों, तो दो बच्चे हो जाएंगे, तीन टुकड़े बन जाएंगे, तीन बच्चे हो, इन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, यानी ये एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, तो फिर इनकी शकल वकल मिलती है दोस्तों। लेकिन जनरली अगर मान लो किसी पिता के पहली संतान हुई और दूसरी संतान हुई, तो उनमें भी काफी सारी विभिन्नताएं आती है। यानी ये जो विभिन्नताएं हैं, कार्य की और शारीरिक की विभिन्नताएं जो होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अंतर होता है, वो कहलाती है आपकी विभिन्नताएं। तो इन दोनों के बारे में अपन जो इस शाखा में पढ़ते हैं, वो कहलाती है आपकी आनुवंशिकी कहलाती है। तो सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में मेंडल ने बताया साहब, है ना, बहुत अधिक नहीं बता पाया, लेकिन बहुत ये मान सकते हो कि बेसिक सारी चीजें उसने वो क्लियर करके चले गए, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी के जनक। आनुवंशिकी के जनक कौन है साहब? मेंडल। लेकिन एक महोदय आए साहब बेटसन, बेटसन जो आए, इन्होंने अच्छी बैटिंग की, किसके बाद? मेंडल के बाद में अच्छी बैटिंग की, और इन्होंने एक शब्द दिया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो शब्द किसने दिया साहब? बेटसन ने। और जो आधुनिक जेनेटिक्स के बारे में नई नई खोजें की, वो बेटसन ने की, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। यानी मॉडर्न जो जेनेटिक्स है उसके फादर भी इनको कहा जाता है ना, मॉडर्न जेनेटिक्स। यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो बेटसन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? बेटसन। आगे बात समझ में, ये आप सबसे पहले इन चीजों को अपन लिखेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों अपन कि आप सब जानते हो कि किसी में भी एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो ये जो लक्षण है, ये जो लक्षण है दोस्तों, यानी जो लक्षण है या आप में कोई भी विशेषताएं हैं, मान लो लंबेपन, मैंने आपको बताया था कि जो होते हैं मनुष्य के शरीर में कौन होते हैं साहब? गुणसूत्र। आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने पहले गुणसूत्र के बारे में बताया था। और गुणसूत्रों पर क्या होती? तरह तरह की जीन्स होती है, और यही जो जीन होती है दोस्तों, ये क्या करती है? लक्षण, इन पे क्या होते हैं दोस्तों? बताया था मैंने, डाकिए का उदाहरण देखे, इन पर क्या उपस्थित होते हैं? तरह तरह के लक्षण उपस्थित होते हैं। यानी प्रत्येक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए अलग जीन होती है। जैसे लंबे की जीन अलग है, ठीक है, समझ में आ गई। बोनेपन की जीन अलग है। मान लो कोई गोरा है तो उसकी जीन अलग है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि गाय में पूंछ है और आप में पूंछ नहीं है, तो गाय में पूंछ उगाने वाली जीन है, यानी जिस जीन के कारण पूंछ वाला लक्षण प्रकट होगा, वो जीन गाय में है, मनुष्य में नहीं है, इसलिए गाय में जीन है। समझ में आ गई? यानी जीन पर क्या उपस्थित है साहब? लक्षण। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ट्रांसफर हो रहे हैं साहब? जीन। और क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं? गुणसूत्रों के ऊपर जीन है। समझ में आ गई? मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 माता से और 23 पिता से आते हैं, और जीन, इनके ऊपर क्या है? जीन है, और जीन से सारे लक्षण जाते हैं। इसलिए कुछ गुण माता के आ जाते हैं, कुछ पिता के आ जाते हैं। आ गई बात समझ में? ये कहलाते हैं आपके लक्षण। समझ में आ गई? अब ये जो लक्षण हैं, इनको कंट्रोल करने वाले, कि शुरू में पता नहीं था कि ये जीन है, लेकिन इन लक्षणों को कंट्रोल करने वाले पदार्थों को कहा आपने कारक, यानी फैक्टर, जो आपका मेंडल यूज करेगा। मेंडल जो महोदय है, सम्मान से कहना चाहिए इनको कि मेंडल जो है, उन्होंने सबसे पहले इन लक्षणों को कंट्रोल करने वाली जो भी पदार्थ, उनको कहा कारक या फैक्टर। लेकिन जॉनसन आए साहब, एक महोदय आया जॉनसन। कौन सा सन? किसका सन आया साहब? मेंडल का सन आया, जॉनसन, है ना, इसका सन नहीं है, मजाक की बात है। तो ये जो सन आया, इसने कहा कि पापा अपन एक काम करते हैं, इसको आज के बाद कारक नहीं कह के अपन इसको जीन कहेंगे। वाह बेटा वाह, कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद इसको जीन, जैसे जीन जैसे जॉनसन। तो कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं वैज्ञानिकों से संबंधित, तो जीन बात समझ में आ गई। चलो साहब, अब बात करते हैं साहब, ये जो जीन है, तो जीन कैसी होती है? क्या किसी में लंबा है तो वो लंबेपन की जीन ही है क्या? नहीं दोस्तों, याद रखना, ये कोई कारक है या जो जीन है, या जीन या कारक दोनों ही एक ही चीज है। मेंडल जब इनको यूज लेता तो वो कारक, फिर आधुनिक विज्ञान के अंदर इसके जीन कहा जाने लगा। अब ये जो कारक है या जीन है, अपन बात करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि कोई लंबा, जैसे मान लो कोई आदमी लंबा है, तो क्या उसमें बोनेपन की जीन भी है क्या? बिल्कुल है साहब। यानी हमेशा कोई भी लक्षण होगा, वो अपने
युग्म के रूप में रहेगा, और युग्म भी कौन सा साहब, विकल्प के रूप में रहेगा। किसके रूप में, विकल्प। विकल्प का मतलब या विप्रियासी लक्षण भी कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, विप्रियासी यानी विपरीत लक्षण। यानी किसी व्यक्ति में उदाहरण के तौर पर लंबेपन की जीन है तो उसमें बोनेपन की जीन भी होगी। यानी कोई लंबाई का गुण क्या होगा भाई, एक लंबाई का लक्षण ले लें साहब, लंबा लक्षण ले लिया लंबा, तो इसमें दो जीन होगी, एक लंबा वाले लंबेपन की जीन होगी और एक बोनेपन की जीन होगी, बोनेपन की जीन। लेकिन यदि मान लो उसमें व्यक्ति में सभी जीन प्रभावी नहीं होती है, कोई एक ही जीन प्रभावी होगी, तो अगर मान लो कोई उसमें लंबेपन की जीन प्रभावी होगी, प्रभावी का मतलब हो गया जैसे आपके माता और पिता हैं, तो माता मान लो, आपके पिताजी मान लो लंबे हैं, तो उदाहरण के तौर पे उनसे आपकी क्या गई, टी, जो लंबेपन की जीन है, और माता मान लो आपकी बोनी है, तो उनसे आपके बोनेपन की जीन चली गई स्मॉल टी। समझ में आ गई। अब ये मान लो आपके शरीर में चली गई, अगर आप लंबे हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें लंबेपन की जीन प्रभावी हो गई। प्रभावी होने का मतलब जो अगली पीढ़ी में अपना गुण प्रदर्शित करे, समझ में आ गई, तो वो क्या कहलाएगी, प्रभावी जीन कहलाएगी। और अप्रभावी क्या होगा, यदि मान लो ये बच्चा या इसका बच्चा, वो कह दूं कि भाई इसके इस बच्चे का बच्चा अगर मान लो अगली पीढ़ी में वो बोना पैदा हो जाता है, दोस्तों मान लो ये बोना हो गया, तो यानी कम लंबाई हो गई, तो यानी इसमें बोनेपन का जीन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई व्यक्ति गंजा हो जाता है, उसके दो कारण होते हैं, एक जीन और एक दूसरा क्या होता है दोस्तों, बीमारी। यदि मान लो कोई आदमी गंजा है, यानी शुरू में गंजा नहीं है, तो वो उसमें क्या हो गई, जीन, उसके अंदर बाल उगाने वाली जीन है, तो उसके विपरीत लक्षण वाली जीन भी क्या कहलाती है, आपकी विपरीत लक्षण की जो जीन है वो आपको गंजा करने वाली जीन होगी। तो यानी कभी व्यक्ति क्या होता है कि धीरे धीरे यदि उसके पीढ़ियों के अंदर कोई गंजे रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें गंजेपन की जीन प्रभावी हो जाए। कई बार अपन देखते हैं कि किसी परिवार में 10 व्यक्ति हैं, उनमें से 8 के बाल आ रहे हो, 2 गंजे हो गए, यानी कहीं ना कहीं उनके पीढ़ी में पहले कोई ना कोई गंजा रहा होगा, और हर व्यक्ति के शरीर में क्या ट्रांसफर हुई, गंजेपन की जीन। लेकिन वो गंजेपन की जीन उनमें प्रभावी नहीं हुई, तो वो गंजे नहीं हुए। लेकिन जिसमें प्रभावी हो गई वो क्या कहलाती दोस्तों, वो गंजापन की जो जीन अगर किसी में प्रभावी हो गई, यानी अपना लक्षण प्रकट कर दिया, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। लेकिन महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि महिलाओं में गंजेपन की जीन नहीं होती है, यानी किसी महिला को आप गंजी नहीं देखोगे जब तक उसमें कोई बीमारी नहीं है, यानी आनुवंशिकी रूप से कोई महिला गंजी नहीं हो सकती है। यह कहलाता आपका जीन के बारे में बात की। इसे कहेंगे युग्म विकल्पी या फिर कहेंगे एलील, यानी किसी भी जीन पर उसके दो विपरीत लक्षण होते हैं। जैसे कोई लंबाई की बात कर ली तो लंबा और बोना, कोई काला, मतलब रंग की बात कर ली काला और गोरा, तो इस प्रकार के इनको कहा जाता है दोस्तों, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, एलील, या इनको कहते हैं युग्म विकल्पी। समझ में आ गई। यानी हर जीन पर अपने युग्म का मतलब क्या हो गया यहां पर, जोड़े में, यानी 2 संख्या। और विकल्प का मतलब क्या हो गया भाई, विकल्प का मतलब ये है तो ये, या विप्रियासी भी बोल सकते हैं, विपरीत लक्षण, यानी एक लंबा है तो दूसरा विकल्प क्या हो गया, बोना। एक लक्षण काला है तो इसका विकल्प क्या हो गया, गोरा। समझ में आ गई बात आपको। किसी के सीधे बाल है तो इसका विपरीत या विकल्प का गुण क्या हो गया, घुंघराले बाल। आगे क्लियर है मामला। तो ये आपका युग्म विकल्पी कहलाता है। इस प्रकार की शब्दावलियां काफी पूछी जाती हैं। समझ में आ गई। जीन और गुणसूत्र भी इन शब्दावलियों के अंदर आते हैं, लेकिन इनको अपन काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगली जो आती है दोस्तों, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्दावलियां क्या आएगी, समयुग्मजी, युग्मजी और विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी, देखो आपने अभी देखा एलील आपने देखा या युग्म विकल्पी देखा दोस्तों। इस युग्म विकल्पी में आपने देखा कि हर चीज के विकल्प होते हैं। यदि बात करें कि विकल्प होते हैं, यानी ये संख्या में क्या होती है, 2 होती है, यानी जीन हमेशा संख्या में क्या होगी, 2 होगी दोस्तों। अब युग्म का मतलब क्या हो गया, संख्या में 2, और सम का मतलब क्या होगा, यदि वो युग्म में दोनों ही जीन समान है। जैसे मान लो मैं बात करूं कि लंबेपन को मेंडल ने टी से बताया, है ना, यानी लंबा टी, और स्मॉल यानी यह है बोना, यानी लंबाई का जो कारक है उसको टी से बताया। तो यदि मान लो समयुग्मजी में क्या होगा कि दोनों ही जो विकल्प है एलील के अंदर, दोनों ही जो विकल्प है वो कैसे होंगे, समान होंगे। इसे कहेंगे सम विकल्पी, यानी हमेशा जोड़े में होंगे। एलील का मतलब क्या हो गया, दोनों क्या होंगे दोस्तों, जोड़े में होंगे। यदि जोड़े में दोनों ही जीन समान हैं तो वो क्या हो जाएगा, समयुग्मजी हो जाएगा।
है ना, इसे कहेंगे शुद्ध लंबा और इसे क्या कहेंगे, शुद्ध बोना। दोनों ही समान है यहाँ पर। विषम का मतलब क्या हो गया, ये दोनों चीज अलग होगी, यानी जीन का जो जोड़ा है यानी युग्म है वो क्या होगा, एक अलग, एक दोनों ही क्या होंगे, आपस में अलग होंगे, विषम होंगे, यानी समान नहीं होंगे, इसे कहेंगे विषम युग्मजी कहेंगे। आ गई बात समझ में। इसके अलावा आपके हैं, देखो लक्षण प्रारूप और जिनी प्रारूप। देखो लक्षण प्रारूप शब्द आएंगे और जिनी प्रारूप शब्द आएंगे। इसमें क्या हुआ, देखो आप, सबसे पहले मैं आपको मेंडल के प्रयोगों पर ले जाता हूं। मेंडल ने क्या किया कि उद्यान मटर यानी जो पी है आपका, यानी पी जो मटर है, इस पर इन्होंने प्रयोग किया। आपकी ज्यादा डिटेल में आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का हल्का टच करने की जिम्मेदारी रखता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो इन्होंने क्या किया कि 7 विप्रियासी, विप्रियासी का मतलब विपरीत गुण वाले, विप्रियासी गुण लिए। देखो विप्रियासी गुण लिए, आगे बात समझ में, जैसे लंबा बोना है ना, तो 7 अलग अलग लक्षण लिए, कलर में लिए, गोल है ना, बनावट में लिए, गोल है, पीले है ना, इस प्रकार के रंगों में इस प्रकार की चीजें ली उद्यान मटर में। यहां हो गए विप्रियासी गुण, विपरीत गुण इन्होंने 7 लिए में पूछा जाता है। इसके अलावा मटर की बात करें, इन्होंने चीजें यहां पर इनके क्या करे, क्रॉस करवाए और अगली पीढ़ियां तैयार की। भाई 2 मटर के बीच में क्रॉस कराया, संकरण कराया और अगली पीढ़ी तैयार की। फिर उस अगली पीढ़ी में जो बच्चे पैदा हुए उनके बीच में इन्होंने क्या कराया, यानी पौधे पैदा हुए तो उनके बीच में इन्होंने क्या किया, संकरण कराया, फिर अगली पीढ़ी पैदा की। जो पहली पीढ़ी इन्होंने पैदा की उसे कहते हैं F1, ठीक है, और अगर दूसरी पीढ़ी पैदा होगी तो उसे कहेंगे F2, ठीक है। और यदि मान लो इन्होंने ये जो संकरण करवाया यानी क्रॉस करवाया, अगर वो एक लक्षण के आधार पर करवाया, वो कहलाता है एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण कहलाता है। यानी इन्होंने संकर के अंदर एक लक्षण अगर काम में लिया तो एकल संकर संकरण कहलाता है। यदि मान लो इन्होंने 2 लक्षणों को ले लिया, जैसे कि मान लो यहां पर एकल संकर संकरण में इन्होंने केवल लंबाई वाले गुण को लिया, लंबाई यानी एक आपने शुद्ध बोना लिया और एक क्या लिया, सॉरी शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना लिया, इनसे पहली पीढ़ी तैयार की इन्होंने अशुद्ध लंबा। देखो ये अशुद्ध लंबा है, फिर इस अशुद्ध लंबे आगे से क्या हुआ, इन्होंने आगे F2 पीढ़ी फिर तैयार की, उसके अंदर कुछ लंबे भी होंगे, अशुद्ध लंबे भी होंगे, शुद्ध लंबा पौधा भी तैयार हुआ, भी बताएंगे आपको। फिर है द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, इसके अंदर इन्होंने 2 गुण लिए, यानी 2 गुणों के आधार पर उन्होंने संकरण कराया। और जैसे मान लो आकार के आधार पर, जैसे गोल कि मटर के बीज कैसे लिए, इन्होंने गोल लिए और इसका विप्रियासी लक्षण लेना है, यानी विपरीत लक्षण कैसा होगा, जुर्रीदार, कैसा होगा दोस्तों, जुर्रीदार। और फिर कलर में ले लिया, कलर में कौन सा ले लिया भाई, आपका येलो, येलो यानी पीला, और दूसरा ले लिया ग्रीन यानी हरा। इस प्रकार से इन्होंने 2 लक्षणों यानी आकृति और रंग, 2 रंगों को लेकर संकरण कराया, तो वो कहलाता द्विसंकर संकरण। आगे बात समझ में। अब इन द्विसंकर संकरण में हुआ क्या दोस्तों कि कुछ जीनोटाइप और फिनोटाइप, यानी जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप। देखो लक्षण प्रारूप और अगला शब्द क्या आता है, जिनी प्रारूप, जिनी प्रारूप है ना, लक्षण प्रारूप और जिनी प्रारूप। अगर बात करते हैं लक्षण के अंदर, जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है कि लंबा है या बोना, जैसा आपने इसकी प्रथम पीढ़ी के अंदर अभी मैंने बताया, आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं। जैसे आपने इसकी एकल संकर संकरण लिया कि भाई ये शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बोना पौधा है, इसके बीच में देखो युग्म बनेंगे, सॉरी पहले इनके युग्मक बनेंगे। युग्मक में क्या होगा, इसका ये 2 युग्मक बन जाएंगे, युग्मक में संख्या आधी हो जाती है, तो आपको मालूम है, बता ही दिया। इधर भी युग्मक बन गए 7, ठीक है। अब इनके बीच में जैसे मान लो इसका टी लिया और इसका टी लिया, तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहां पर ये बनेगा। देखो ये जो है, एक इसमें जो जीन आया वो लंबा आया और एक जीन किसका आया, बोना, लेकिन ये हमेशा प्रथम पीढ़ी में लंबा ही पैदा होगा। ये किसने बताया, मेंडल ने क्या बताया, लंबा ही पैदा होगा, है ना। इसके नियम भी एकल संकर और द्विसंकर पर ही आधारित है, तो इसे कहेंगे इसे क्या कहेंगे दोस्तों। अब दिखने में ये लक्षण कैसा दिखाई दे रहा है, ये पौधा लंबा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है साहब, लंबा दिखाई दे रहा है। आप बाहर से देखने पे ये नहीं बताओगे कि भाई इसमें एक जीन लंबा और एक जीन पतला है, लेकिन अपने को तो जो प्रभावी हुआ वो दिखाई दिया। जो आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, इसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप
कहलाता है। आ गई बात समझ में? इस प्रकार से अगर मान लो इसको जिनी प्रारूप में, इसको क्या बोलेंगे साहब? इसको जिनी प्रारूप में बोलेंगे संकर लंबा है। संकर लंबा यानी मिक्स है, ये लंबा तो है लेकिन मिक्स है, संकर लंबा इसको बोलेंगे। ये अंदर जिनी संरचना देखकर ही आप इसका पता लगा सकते हो कि ये जिनी प्रारूप है या लक्षण प्रारूप। अगर एकल संकर संकरण की बात करें तो जो लक्षण प्रारूप निकल के आता है वो 3:1 में निकल के आता है। कितना निकल के आता है दोस्तों? 3:1 में निकल के आता है। इसी प्रकार से जिनी प्रारूप की बात करें तो 1:2:1 में ये चीज निकल के आती है। ये इसका याद करने की चीजें हैं, समझ में आ गई। और अगर मान लो द्विसंकर संकरण की बात करें तो उसमें लक्षण प्रारूप क्या होगा? 9:3:1। देखो इतना आपके डिटेल में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि आप इनको समझ सको। तो जो आपको दो लक्षण दिए है ना, ये तो है एकल संकर संकरण का और ये है द्विसंकर संकरण का। और द्विसंकर संकरण में जिनी प्रारूप बहुत लंबा है दोस्तों। याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। देखो यहां 9 है तो 9 को आपको कैसे तोड़ना है? 1:2, फिर से 2 लिखना है, 2 का डबल करना है 4। देखो 4 2 6 2 8 और 1 9 हो गए। अब 3 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? 1:2 में तोड़ेंगे। वापस 3 आ गया, 1:2 में तोड़ेंगे और वापस 1 आ गया, ये 1। इस प्रकार से ये क्या निकल के आता है? इसका जिनी प्रारूप निकल के आता है। यानी आपको जो बाहर से दिखाई दे रहा है, जैसे ये लंबा दिखाई दे रहा है, सीधा सा लंबा है भाई, इसके अंदर कैसा जीना है पता नहीं, लेकिन ये संकर लंबा है साहब। अब आप कहोगे सर और कौन कौन से लंबे होते हैं? देखो ये तो है शुद्ध लंबा, अगर दोनों ही एक ही जैसे आ जाते हैं, ये शुद्ध बोना, ये हो जाता है संकर लंबा। समझ में आ गई? ये क्या हो गया? संकर लंबा हो गया। ठीक है साहब। अब देखो जैसे आपने पहली पीढ़ी में देखा कि भाई ये एक लंबा और बोना, दो पौधों के बीच में संकर कराया, लेकिन पहली पीढ़ी में पौधा कौन सा हुआ? लंबा, यानी इसमें लंबेपन का जीन क्या हो गया? प्रभावी। तो जो पहली पीढ़ी में प्रभावी हो जाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो पहली पीढ़ी में अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाते, किसने नहीं किया? बोनेपन के जीन ने नहीं किया, तो ये क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। आगे बात समझ में? बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा मैं इसको लिखा देता हूं, ठीक है, नोट्स के रूप में आपको लिखा देता हूं। हाँ देखो दोस्तों, छापो इसको, फिर अगली स्लाइड लिखाता हूं मैं, एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे आगे की स्लाइड चलाते हैं। ओके, छापो दोस्तों। अब देखो, अब इसमें जो आपको समझाया गया है उसके लिए केवल 2 और वर्ड्स बाकी है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, जो मैं आपको कल लिखा दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसके बाद प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के साथ में जो बाकी शब्दावलियां बची हुई है, कल अपन उसको देख लेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।